थैंक यू नीलेश जी। आज आके काफ़ी अच्छा थोड़ा ज्ञानवर्धक बातें सुनने को मिली। मेरे को वाकई में मालूम नहीं था कि एमएसएमई में इतना कुछ होता है और कृषि में इतना होता है। वो डॉक्टर साहब से सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि अमावस्या का पूर्णिमा का भी इतना महत्व है। हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय बहुत छोटा है, जैसे सब प्रवक्ता ने बताया पहले भी। टॉपिक काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं समय की थोड़ी सी कोशिश करूँगा कि समय के अंदर ही अपना टॉपिक ख़त्म कर सकूँ। एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड दूँ। इंडियन ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो काफ़ी ग्रो हो रही है। इंडिया में अगर देखें रैंक तो हम 5वें नंबर पे आते हैं ग्लोबल रैंक के हिसाब से। टोटल जो हेक्टेयर है तकरीबन 2.78 मिलियंस के करीब है और वर्ल्ड में काफ़ी सारे क्रॉप्स के ऊपर हम लोग नंबर 1 हैं। अगर इसकी पूरी वैल्यू चेन देखें तो वैल्यू चेन के हिसाब से आज ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ी सी इनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लेके जाने की बात कर रहे हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा टॉपिक पे आता हूँ। सरकार ने की क्या पॉलिसीज़ हैं। तो आज की डेट में हम देखें तो सरकार ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ इसके ऊपर बना रखी हैं ऑर्गेनिक खेती के ऊपर। इसके अंदर इनपुट के ऊपर और आउटपुट के ऊपर काफ़ी सारी पॉलिसीज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं। जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, जो कि सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है फॉर द प्रमोशन ऑफ बायो फर्टिलाइज़र, स्पेशली राइजोबियम पीबीएस, जो कि 50% कॉस्ट सरकार देती है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 300 रुपीज़ पर हेक्टेयर। इनपुट कॉस्ट के अंदर नेशनल मिशन ऑफ ऑयल सीड NMOOP, जिसके अंदर सरकार 50% सब्सिडी देती है 300 रुपीज़ पर हेक्टेयर मैक्सिमम अमाउंट के हिसाब से, जिसके अंदर इट इज़ गिवन फॉर अ डिफरेंट कंपोनेंट इंक्लूडिंग बायो फर्टिलाइजर, सप्लाई ऑफ राइजोबियम, फॉस्फेट, JSB। तीसरी जो स्कीम है वो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम अंडर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, जिसमें 100% असिस्टेंस इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट एजेंसीज सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1.9 crores. So these are some of the schemes which Government of India has given, and Government of India is developing these MSMEs, the organic growth, organic fertilizer in a real big way. उसके अलावा आउटपुट के अंदर अपन देखते हैं तो आउटपुट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PKVY स्कीम दे रखी है, जिसके अंदर प्रमोटर क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेशन लेना होता है। सर्टिफिकेशन के बाद में इसको सरकार 50,000 पर हेक्टेयर का असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। ऑन द आउटपुट साइड देयर इज अनदर स्कीम कॉल्ड मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जहाँ के प्रोमोटर्स गेट अप्रोक्सीमेटली थर्ड पार्टी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर ऑफ द निश क्रॉप्स। जितने भी किसान हैं उनको 25,000 रुपये पर हेक्टेयर का असिस्टेंस मिलता है। सिमिलरली सपोर्ट फॉर FPO फॉर्मेशन का भी गवर्नमेंट पूरा इसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 करोड़ रुपया। ऐसी काफ़ी सारी दूसरी स्कीम भी हैं, जैसे प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग अंडर भारतीय प्राकृतिक किसान पद्धति, जो कि एनकरेज करती है नेचुरल ऑन फार्म इनपुट फॉर केमिकल फ्री फार्मिंग। दे आर डिफरेंट एजेंसीज हु वर्क्स ऑन इट, जो कि PSES, FPOs, एंटरप्रेन्योर, जो इस पद्धति के अंदर लोन को अवेल कर सकते हैं फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रॉप्स। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे बेनिफिट इनपुट और आउटपुट दोनों के ऊपर काफ़ी बेनिफिट फैसिलिटी दे रखी है। क्या ये सही है, क्या ये बराबर है या इससे और होना चाहिए? चूँकि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज गोइंग टू ग्रो, so there are more expectation which is there from the government,
So on the both supply side and also on the demand side. On the supply side, we expect that there should be some more incentive that need to be given, like product linked incentive. There should be more incentive to be given on RLI, research linked incentives. जो NMOP का जो स्कोप है जो गवर्नमेंट ने दे रखा है वो अभी खाली स्पेसिफिक क्रॉप्स के लिए दे रखा है. उसको अगर सब क्रॉप्स के अंदर एक्सटेंड करें तो बेटर रहेगा. GST एग्जेम्पशंस का एक बहुत बड़ा फ़ायदा किसान को नहीं मिलता है, स्पेसिफिकली बायो फर्टिलाइज़र को. तो अगर थोड़ा सा उसके अंदर और सपोर्ट मिल जाए, देन इट कैन बी अ वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. ऑन द डिमांड साइड, कनेक्टिंग एंड टू एंड कंज्यूमर टू द प्रोड्यूसर इज अ वैक्यूम टुडे. अगर कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है, दैट कैन बी अ बिग पुश. द प्रमोशन ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट थ्रू द डिजिटल कंपनीज, जो कि आज की डेट के अंदर नहीं है, अगर वो एक हो जाता है तो काफ़ी अच्छा होता है. सबसे बड़ी चीज़ आज की डेट के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग के अंदर थोड़ा सा गैप है, इम्बैलेंस क्रिएट किया हुआ है. आज केमिकल फर्टिलाइज़र के अंदर सब्सिडी है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के नाम पे कोई एक्ट भी नहीं है, सब्सिडी का सवाल ही नहीं उठता. तो एक कोशिश ऐसी हो सकती है कि कैसे उस गैप को कम कर सके. तो ये दो चार चीज़ें अगर सरकार इसको अगर कर ले और इसको भी एक दर्जा दे दे केमिकल फर्टिलाइज़र का, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग तो अपना बेस रहा है भारत का इतने हज़ारों साल के इतिहास के अंदर. ये अगर इम्बैलेंस जो क्रिएट किया है पिछले 10, 12, 15, 20 साल के अंदर, अगर वो थोड़ा सा बेस इम्बैलेंस बराबर हो जाए तो इंडिया कैन लीड इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग. लास्ट स्लाइड, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा. इंडिया का टारगेट है टू अचीव 2 मिलियन हेक्टेयर्स बाय 2024 फॉर द ऑर्गेनिक. 20 लाख हेक्टेयर 2024 तक ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का है. उसमें क्या स्टेप ले सकते हैं, मैं एक छोटा सा नज़र उस पर डाल के फिर अपनी बात ख़त्म करता हूँ. 4 पार्टी हैं, गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर, प्राइवेट कंपनीज एंड एकेडमिया. अगर गवर्नमेंट अपना को थोड़ा सपोर्ट दे दे, रिसर्च लिंक इंसेंटिव, encourage organic farming at FPO, set up a proper certification arm, establish agro research institute, provide subsidies for the biofertilizer. Similarly, policy makers can set up the policy for stabilizing the entire policies and the regulations. They can develop the department of the biotechnology. Similarly, the private companies जो हैं, they can set up the investment in the R&D, which we are, as a private sector, we are setting it up in a big way. We are coming forward in developing different organic parks. Similarly, on the academia, if there can be a constant innovation can be done through the R&D center. अगर ये चारों हो जाए तो 20 लाख हेक्टेयर से कहीं ज़्यादा हम आगे निकल सकते हैं. इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ. थैंक यू वेरी मच.